ये जो दिल का दौरा है ये भी नई बीमारी ही है। मैं कहूँगा कि जब हम लोग चलते फिरते थे, दौड़ते भागते थे, ये 1930 के बाद आई है। बड़ी अजीब बात ये है कि लोगों को ये जानना चाहिए, हम हार्ट की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। मैं इसको बहुत अपने शब्दों में कहता हूँ कि वी आर इंसल्टिंग हार्ट। क्या कर रहे हैं इंसल्टिंग में? हम ज़्यादा चर्बी वाला, ज़्यादा ट्रांस फैट वाला खाना, अभी हम लोग कैंटीन से निकल के आ रहे हैं, तो वो जो खाने हम खा रहे हैं वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग को, जिसको हम ट्यूनिका इंटरस्टिशिया कहते हैं और इंटीमा कहते हैं, इंटीमा इज़ इंटरनल, तो उसके लिए हानिकारक है। बहुत इम्पोर्टेंटली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, मैंने इसलिए जेनेटिक्स की बात की, तो फैमिली हिस्ट्री का ये सब हम इसको रिस्क फैक्टर मानते हैं। और मेरे नज़दीक तो जो लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेस सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट किलर। और स्ट्रेस से ओबेसिटी भी होती है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, स्ट्रेस से हार्ट पे भी एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, तमाम सारे हार्मोन्स का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे स्ट्रेस सब चीज़ों का कारण है। अगर आप मुझसे पूछे वन वर्ड सोल्यूशन, तो वो है एक्सरसाइज। क्लाउड किचन से आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है क्लाउड किचन है कहाँ, कहाँ बन रहा है, कहाँ है ये क्लाउड किचन। ये तो किसी ने देखा ही नहीं, बच्चे ने, जानते सब हैं कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम क्लाउड किचन। तो ये ऑनलाइन खाने का जो सिस्टम है, वो खाना कितना पुराना है, उसमें कितना ट्रांस फैट डाला गया है, कितना सफाई से बनाया गया है, और ये कब बना है जो रात के 2 बजे आ रहा है। तो देखिए, कोविड के बाद लोगों में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि साहब टीके से हो रहे हैं। मैं तो क्लियरिफाई करता हूँ, भाई टीके से नहीं हो रहे। ये कोविड एक ऐसी लंबी बीमारी है, ये महामारी तो हमने कहा था इसको, लेकिन ये महामारी में ये आ की मात्रा कई सारी लगानी पड़ गई, ये इतनी, इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो लॉन्ग कोविड अभी हमारे यहाँ, हमारी बॉडीज़ में कहीं ना कहीं घूम रहा है। और अब मैं एक ऐसा कारण बताने जा रहा हूँ जो हर घर की कहानी है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छा समझ के कर रहे हैं। वो है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करते थे इस नमक से, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, इसमें सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब समहाउ हमारी बॉडीज़ ज़्यादा पोटेशियम को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो लोगों में एक तो सोडियम की कमी और पोटेशियम की ज़्यादती, कहीं ना कहीं ये भी एरिथमियाज से रिलेटेड है। तो वो समोसा सुबह से शाम तक जिस तेल में पकता है, उसमें कितना ट्रांस फैट पैदा होता है। हमने समोसा खाया, तो मैं आजकल कभी कभी पैच लगा लेता हूँ शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पैच कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उससे शुगर बढ़ी, एकदम से स्पाइक हुई। तो उसमें क्योंकि आलू होता है, उसमें सारा कार्बोहाइड्रेट वो वाला होता है, घटिया वाला। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो हम सभी जानते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आए दिन हमें हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई केसेस सुनने को मिलते ही रहते हैं। कभी किसी के जिम में हार्ट अटैक आ जाता है, तो कभी किसी को डांस करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, तो कोई बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक का शिकार होने लग रहा है। अब ऐसे में आखिर ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं और इनसे निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी बारे में आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे पास हैं पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर डॉक्टर एम वली, जो कि फॉर्मर फिजिशियन भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट के। इसके अलावा वो सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में। सर को इस फील्ड में दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। वो इतने सालों से अपना कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में देते आए हैं, तो ऐसे में उनसे अच्छा एक्सपर्ट और उनसे अच्छा गेस्ट इस सेशन के लिए हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एनबीटी टीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े एंड हमें बहुत अच्छा फील भी हो रहा है एंड वी आर वेरी प्लेजर्ड कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हार्ट रिलेटेड केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंट में एक केस आया था
कि एक बच्ची को एक बार में डबल हार्ट अटैक आया था। तो ये डबल हार्ट अटैक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये परसेप्शन है हमारा। दिल की जो बीमारी होती है अंडरलाइंग, वो एक बार में कितना हार्ट को डैमेज करती है और फिर वो हार्ट फेलियर में जाता है, तो हम उसको फिर दूसरा हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसमें अंडरलाइंग जो बीमारी होती है उसके बारे में डायग्नोस करना पड़ता है। हार्ट अटैक एक कॉमन टर्म है और हमको शुरू में इस बात को अलग अलग करके समझना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं आजकल सडन कार्डियक डेथ्स की, वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग श्रृंखला है बीमारियों की, जिसमें हमको इतनी जल्दी वो सब कुछ हो जाता है, हमको समय नहीं मिलता है इलाज करने का, और देखते ही देखते पेशेंट के प्राण पखेरु हो जाते हैं, और बहुत छोटे बच्चों के भी, जैसे कि आपने भी बताया। तो ये एक नया चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए, और उसकी जो कारण है, उसकी जो पैथोलॉजी है, वो शायद हार्ट में जो बिजली का करंट है उससे ज़्यादा संबंधित है। और जो नॉर्मल, जिसको हम दिल का दौरा कहते थे या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते थे, उसमें खून के दौरान से ये संबंधित होता है। तो जैसे हमारे इस कमरे में 2 तरह के पाइप्स आ रहे होंगे, पानी के भी पाइप्स आ रहे होंगे और बिजली के तार के पाइप्स आ रहे हैं, तो जो ये सडन वाला है, ये बिजली के तार का प्रॉब्लम है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट को चलने के लिए 12 मिली वोल्ट हर धड़कन में बिजली चाहिए होती है, 12 मिली वोल्ट। और वो बिजली पूरा एक सिस्टम है जिसको कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, उसमें बनती है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने शुरू किया प्रोग्राम इस बात से कि अगर वो, जैसे इसमें पावर फ्लक्चुएशन होता है, तो हार्ट के जो साइनोएट्रियल नोड, जो हार्ट का पावर हाउस है, उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है, तो हमें ईसीजी में रिदम एबनॉर्मल हो जाता है। तो हम उस फ्लक्चुएशन को हार्ट की साइंस में एरिदमिया कहते हैं। अच्छा, या और अच्छा शब्द है इसके लिए डिसरिदमिया। ओके। तो वो जब एक रेगुलर पेस पे हार्ट धड़कता है, उससे तेज या उससे बहुत हल्का, दोनों में गड़बड़ है। अच्छा। तो वो बिजली के विभाग की बीमारी है। और ये जो है, ये ब्लड सप्लाई के विभाग की बीमारी है, जो हमको समय देती है, 5-6 घंटे देती है, जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, पसीना आता है, पेशेंट कहता है मुझे हॉस्पिटल ले चलो, और हम हॉस्पिटल लाके उसका इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और फिर उसमें हम बाईपास भी कर सकते हैं और स्टेंट भी डाल सकते हैं और जान बच जाती है। ये जो दिल का दौरा है, ये भी नई बीमारी ही है। मैं कहूँगा कि जब हम लोग चलते फिरते थे, दौड़ते भागते थे, ये 1930 के बाद आई है। बड़ी अजीब बात ये है कि लोगों को ये जानना चाहिए, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया था 80 में, तो यहाँ हार्ट के हॉस्पिटल्स नहीं थे, एक आध था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और जीबी पंत हॉस्पिटल, और उसमें ये दिल की बीमारी का ज़्यादा इलाज नहीं होता था, वेल्वुलर बीमारी जो होती थी, बीमारियाँ, उनका इलाज होता था। मतलब 1980 में दिल की बीमारियों के मतलब इतनी ज़्यादा एंजियोग्राफीज, बाईपास, लोग अमेरिका जाते थे। बल्कि मैं कहूँ, एक बड़ा यहाँ पे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, और उन्होंने फिर उन डॉक्टर को यहाँ लाके एक बड़ा हॉस्पिटल हार्ट का बनाया। अच्छा। तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई। तो पहले लोग बाहर जाते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पंत हॉस्पिटल में काम करता था, हम लोग रेफर करते थे, एक डॉक्टर माथुर होते थे, इंडिया के थे वो, और एक डेंटन कूली होते थे, उनको रेफर करते थे कि भाई ये मरीज आ रहा है, इसका बाईपास होगा। और ये बड़ा कॉमन नहीं था, मतलब केसेस भी बहुत कम थे, बहुत कम थे। और ये मतलब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अब तो हर मोहल्ले में, गली में, शहर में, छोटे शहरों में भी अब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है। ये हम जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। और फिर जिसमें जो नया अध्याय जुड़ा, यंग हार्ट डेथ्स, तो मतलब अनफोरसीन थी। तो ये तो बहुत ही कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं, तो उसकी बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने शुरुआत में बात की कि डबल हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं, तो लोगों ने हार्ट अटैक सुने, कार्डियक अरेस्ट सुने, डबल हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं है कि क्या एक बार में किसी के दिल पर 2 बार हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस तरह का ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमने जो पहली वाली बात बताई उससे संबंधित ज़्यादा है, क्योंकि एरिथमिया हुआ, वो या तो
ठीक हो गया या दवाई से ठीक हो गया, फिर वो दोबारा हो गया। तो इसको हम आम भाषा में दो तरह से कहते हैं कि तो हार्ट का ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर की मंजिल होती है, जिसको एट्रिया कहते हैं। तो उसमें जब एरिथमिया होता है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, और ये सबसे कॉमन हार्ट का एरिथमिया है या डिसरिथमिया है। इसमें हार्ट की रफ्तार 140-180, अच्छा। कभी कभी और ज़्यादा भी हो सकती है। और नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 72 होती है, 60 72 से 120, ये मतलब रेंज है हमारे मीटर का। 60 कम और 120 सबसे ज़्यादा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें घबराहट, बेचैनी, धड़कन, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, तो यही रिपीट हो सकता है, या इसके साथ यही बिगड़ के नीचे के हिस्से में आ जाए, तो वो उसको हम वेंट्रिकुलर एरिथमिया कहते हैं, और वो फैटल होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं सेकंड वाला। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ जब हार्ट चलता है तो ईसीजी में खराबी बहुत ज़्यादा आ जाती दिखाई देती है। तो वो ईसीजी में आम भाषा में कहूँ चौड़ा हो जाता है। अच्छा। जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा है, इसके ये ट्राइपॉड एक एंगल पे फिक्स है, अगर ये इसको बहुत चौड़ा कर देंगे तो कैमरा गिर जाएगा। बिल्कुल हार्ट के ईसीजी में ऐसे ही होता है, मेरे सामने रखा था मुझे। इसको हम वाइड क्यूआरएस टैकीकार्डिया कहते हैं। अच्छा। तो कदम बहक जाते हैं हार्ट के भी चलते चलते, और ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब सप्लाई नहीं दे पाता, और उसमें भी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। उसको हम पहले तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, और फिर वो इतना ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो कंपन में बदल जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और उसमें अगर हमने इमीडिएटली बिजली न दी हार्ट को सही, जिसको हम कार्डियोवर्जन कहते हैं, जिसकी हम आगे और बात करेंगे प्रिवेंशन में, और या हमने ऐसी दवा ना दी जिससे हार्ट की वो बहुत तेज़ धड़कन शांत हो जाए, तो सडन डेथ होता है उसमें। और ये हमें टाइम नहीं देता, ये मिनटों में हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और ये अगर पेशेंट को हम ईसीजी नहीं करते हैं तो उसका पता भी नहीं चलता कि किस तो ये दिल की जो धड़कन है, ये पहले शायरी में हम सुनते थे, कविताओं में सुनते थे, लेकिन मेडिकली अब ये दिल की धड़कन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि जब आप 1980 में दिल्ली आए थे तो वहाँ पर इक्का दुक्का ही ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहाँ ऐसे इलाज होते थे, तो ऐसा कहाँ या क्या गड़बड़ी हो गई है इस समय में जिसकी वजह से हार्ट के केसेस अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कि आए दिन हमें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, इवन अगर हम न्यूज़ भी खोलते हैं तो पहला ही केस हमें यही दिखाई देता है कि किसी की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई या कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है असली गड़बड़ कहाँ पर है? खेलते खेलते हो जाता है, खेलते खेलते, नाचते नाचते। तो गड़बड़ कई जगह है। कहाँ से शुरू करूँ? ये कई जगह गड़बड़ एक साथ हो गई है। तो एक तो यहाँ मैं ऊपर से ही शुरू करता हूँ, स्ट्रेस बढ़ गया है। और स्ट्रेस कई तरह का बढ़ गया है, सोशल स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, भाग तोड़ का स्ट्रेस। आप जिसे अपने घर से यहाँ आते हो तो मेरे ख्याल से 1 घंटा आपको ट्रैफिक टाइम लगता होगा, उसका स्ट्रेस। अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हो तो उसका स्ट्रेस। हाँ, ये तो हो गया पहला। बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रेस, इसलिए मैंने ऊपर से ही शुरू किया। और फिर हार्ट आता है, तो हम हार्ट की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। मैं इसको बहुत अपने शब्दों में कहता हूँ कि वी आर इंसल्टिंग हार्ट। अब क्या कर रहे हैं इंसल्टिंग में? हम ज़्यादा चर्बी वाला, ज़्यादा ट्रांस फैट वाला खाना, अभी हम लोग कैंटीन से निकल के आ रहे हैं, तो वो जो खाने हम खा रहे हैं वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग को, जिसको हम ट्यूनिका इंटरस्टिशिया कहते हैं और इंटीमा कहते हैं, इंटीमा इज इंटरनल, तो उसके लिए हानिकारक है। अगर इस फर्श के टाइल में क्रैक आ जाएगा तो वहाँ पे भी धूल जमा हो जाएगी। तो हमारी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन बेसिक प्रोसेस होती है, जो कि समझने की चीज़ है ज़्यादातर लोगों को, कि इन्फ्लेमेशन के बाद वो क्रैक्स आ जाते हैं उसकी स्मूथ वॉल में, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो जाते हैं और वो फिर प्लैक बनता है, फिर प्लैक और मोटा हो जाता है, फिर वो या तो खून की धमनी को बिल्कुल बंद कर देता है या वो फट के आगे जाके पतला हिस्सा जो धमनी का होता है उसको बंद कर देता है। जैसे ये पाइप ऊपर से मोटा है और नीचे से पतला है, तो यहाँ अगर प्लैक फंसेगा और ये नीचे जाके उसका ल्यूमेन कम है, टूट के वहाँ ब्लॉक कर देगा। ये सडन डेथ का कारण बन सकता है एकदम से, रप्चर और उसके बाद इम्पैक्शन, जिसको हम
वो कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, वो ये इस कंडीशन से हो सकती है। ओके। इसके अलावा हमने बात की खाने की, स्ट्रेस की, कुछ ओबेसिटी की भी बात करनी चाहिए कि वेट हमने बढ़ा लिया अपना, और उसका मेन रीज़न ये है कि ये ओबेसिटी और एक्सरसाइज रिलेटेड है। जैसे हम अभी लिफ्ट से ऊपर आए, पहले लिफ्ट्स नहीं होती थी, सीढ़ियाँ ही होती थी, पहले सीढ़ियों से आते थे, और ये नेचुरल एक चीज़ थी। जब फिर पहले इतनी ऊंची इमारतें भी नहीं होती, 4 मंजिला होती थी, तो ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो मिसिंग हो गया। और मैं बड़ा जोर दे के ये बात कहता हूँ कि हमारे बच्चों के स्कूल में जो बड़े बड़े लॉन होते थे, वो लॉन अब नहीं दिखाई देते। अब आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाइए तो एक बंगले के अंदर, बड़े से बंगले के अंदर बच्चे का स्कूल होगा, उसमें हरा वाला जो लॉन है वो नहीं दिखाई देगा। तो वो बहुत गलत चीज़ है। बच्चों का पीटी का पीरियड होता था, और हमारे तो 12वीं क्लास तक स्कूल के बाद एनसीसी का भी एक कंपलसरी सी ट्रेनिंग होती थी। तो ये बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो हमारी भाग दौड़ अब जो है वो स्ट्रेस वाली है, हमारी भाग दौड़ अब जो है वो इस तरह की है कि हम गाड़ियों में दौड़ रहे हैं, और खुद बैठे हैं। पहले हम लोग खुद बॉडी को चलाते थे। और फिर स्मोकिंग भी बहुत बड़ा दुश्मन है हार्ट का। धुआं जो है वो देखिए, किसी सब्जी में लग जाता है तो हमसे वो खाई नहीं जाती, हम कहते हैं आज जो है जल गई सब्जी, खाने में धुआं लग गया है, हम शायद उसको नहीं खा पाते। अब हार्ट में हम धुआं डाल रहे हैं इतना सारा। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि हमारी ब्लड शुगर 100 होती है, तो 100 शुगर का मतलब 5 लीटर में 5 ग्राम शुगर हो गई, 100 मिलीग्राम पर ml 5 लीटर ब्लड होता है। तो हमारा पूरा शरीर इस समय जो हम आपस में बात कर रहे हैं 5 ग्राम शुगर पे चल रहा है। अच्छा। अब हम दिन भर में उसमें कितने ग्राम और शुगर डालते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, ऑडिट नहीं है। ये खतरनाक चीज़ है, और ये ओबेसिटी का भी कारण है, और ये डायबिटीज़ टाइप 2 का भी कारण है। तो ये डायबिटीज़ इसका रिस्क फैक्टर है। अब हमने चूंकि स्ट्रेस की बात करी थी और नीचे आ रहे हैं, तो हार्ट का ब्लड प्रेशर, बॉडी का ब्लड प्रेशर जो हार्ट के थ्रू ही पैदा होता है। तो हार्ट को एक तो उसके अगेंस्ट पंपिंग के लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट का दल मोटा हो जाता है, और उस दल में क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई की हार्ट को भी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं तो लोगों से यही कहता हूँ समझाने के लिए, एक हमारे यहाँ लखनऊ से आता था खरबूजा, और एक और खरबूजा आम होता था, जो आम वाला खरबूजा होता था वो उसका छिलका मोटा होता था। अच्छा। और जो लखनवी खरबूजा होता था उसका छिलका बारीक होता था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, खरबूजा और तरबूज दोनों के छिलके की मोटाई में फ़र्क होता है। तो वो खरबूजे वाला जो छिलका है वो तरबूज जैसा अगर हो जाए तो उसको न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरटेंशन इसीलिए हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क है, डायबिटीज़ इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, स्मोकिंग इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और आजकल हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, और आसानी से बहुत सारे जीन्स हैं जो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए और एरिथमियाज़ के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो जेनेटिक भी इसमें आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंटली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, मैंने इसलिए जेनेटिक्स की बात की, तो फैमिली हिस्ट्री का ये सब हम इसको रिस्क फैक्टर मानते हैं। और मेरे नज़दीक तो जो लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेस सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट किलर। और स्ट्रेस से ओबेसिटी भी होती है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, स्ट्रेस से हार्ट पे भी एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, तमाम सारे हार्मोन्स का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा किलर है। अगर मुझसे आप पूछें एक सिंगल किलर क्या है आज की सोसाइटी के लिए, आई विल से स्ट्रेस सबसे बड़ा। हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं, हम शुगर को ट्रीट कर सकते हैं, हम वेट को कम कर सकते हैं। एंड डोंट थिंक कि आजकल की मॉडर्न जो दवाओं की बात हो रही है उससे, एक्सरसाइज से, खुद से। तो एक्सरसाइज जो है ना, ये सब चीज़ों का जवाब है। जैसे स्ट्रेस सब चीज़ों का कारण है। अगर आप मुझसे पूछे वन वर्ड सोल्यूशन, तो वो है एक्सरसाइज। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं,
ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गई हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे आपने इतने सारे फैक्टर्स बताए हमें, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, फिर एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी हो गए, खान पान हमारा इतना सारा बदला हुआ है, स्ट्रेस तो हर चीज़ में ही है हमारे लिए। मतलब अगर बॉस का कॉल आ जाए तो स्ट्रेस कि पता नहीं अब क्या बोल देंगे बॉस, घर से फ़ोन आ जाए अगर हम नहीं उठा पाएँ तो स्ट्रेस। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रेस हैं कब इतने ज़्यादा बड़े में तब्दील हो जाते हैं कि वो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, उसके लिए आप अगर थोड़े से टिप्स या एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो, और कैसे कंट्रोल करें इसको? स्ट्रेस अच्छा भी है, बुरा जो साइकेट्री के डॉक्टर्स हैं उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। मतलब ये बिजली जो मुझे प्रकाश दे रही है ये बहुत अच्छी है, ये हमारा काम कर रही है, और यही बिजली अगर बहुत गर्म हो जाए इसकी लैंप तो मुझे हीट भी देगी। तो ऐसा स्ट्रेस जो हमारे शरीर को नेगेटिविटी दे वो खतरनाक है। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि टाइम शेड्यूल करें, अपना टाइमिंग की रिशेड्यूलिंग करें। अभी मैं देख रहा था बहुत सी गाड़ियां आ रही थी, जो आज सोमवार है तो जो लोग वीकेंड पे गए उन सबको एक साथ आना है नोएडा की तरफ या ग्रेटर नोएडा की तरफ। और उस दिन मैं जब फ्राइडे इवनिंग में भी गुड़गांव से आ रहा था, वो भी यही देखी फिनोमेना कि बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं वीकेंड के लिए। तो इसको अगर हम टाइम फ्रेम में एडजस्ट करें, अगर हम 1 घंटे का हमारा ट्रैवल टाइम है उसमें 1.25 घंटा रख के चलें तो हमें रास्ते का स्ट्रेस नहीं होगा। वेरी सिंपल। और वही जैसे बच्चे के एग्ज़ाम में वो पेपर के साथ सवाल हमें बचपन में बताया जाता था कि टाइम से देख के करो, अटैम्प्ट जो क्वेश्चन करने सब करो, नहीं तो आखिर में क्वेश्चन का जवाब छोटा रह जाएगा या छूट जाएगा। तो यही बचपन की जो ट्रेनिंग है ये स्ट्रेस को ठीक करने के लिए है। दूसरा एक डिमांड सप्लाई वाली बात होती है स्ट्रेस के जनरेशन में कि हम और ज़्यादा की आकांक्षा करते हैं, खूब से खूब तर, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसके पास स्कूटर है वो कार की कामना करता है, जिसके पास कार है तो वो 2 कारों की कामना करता है, जिसके पास 2 कारें हैं तो वो शायद हेलीकॉप्टर फिर जेट तक बात पहुंचती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो अपनी आकांक्षाओं को हमें थोड़ा सीमित रखना चाहिए, और जितना हमारी एक पुरानी कहावत होती थी ना, तैं पाँव पसारिए जेती लांबी सैर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार्ड वर्क करके बड़े आदमी नहीं बनिए, मैं कह रहा हूँ आपका जितना सामर्थ्य है उससे ज़्यादा अगर आप एक्सर्ट करेंगे तो फिर सडन कार्डियक डेथ वाली बात आ जाएगी। तो हमें अपने विचारों को, ये थोड़ा मैं स्पिरिचुअल बात इसलिए कर रहा हूँ कि सडन कार्डियक डेथ से और हाइपरटेंशन से और डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से सबसे रिलेटेड है कि हम अपनी आकांक्षाओं को मूलतः इतना ना बढ़ाएं जिसको हम कोप ना कर सकें, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। और उसमें हम कुछ अपना धार्मिक व्यवहार को भी ला सकते हैं, कुछ योगा को भी ला सकते हैं। अब एक और बात है, सवेरे उठने को भी ला सकते हैं। अगर मैं घर से देर से निकलता तो शायद यहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाता, और मैं बहाना बना देता कि साहब बहुत ट्रैफिक था। आप भी सुन के शांत हो जाते हैं, हमारा भी काम शुरू हो जाता है लेट। तो ये लेट होना जो है ये स्ट्रेस को पैदा करता है। दूसरा ये कि स्ट्रेस हम लोग जनरेट कर लेते हैं क्योंकि हम पेस ऑफ वर्क अपना फास्ट कर देते हैं। और तीसरा ये है कि नींद हमारी कम हो गई है। पहले से बहुत हमारी नींद को या तो स्क्रीन ने छीन लिया है, या हमारी नींद को टेंशन स्ट्रेस ने छीन लिया है। तो स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो हम दिन भर काम करते हैं उससे थकान होती है, उससे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उससे रिकवरी के लिए एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन ये अब हर घर की कहानी बन चुका है। अब जैसे खाने की हम बात कर रहे हैं तो बच्चे घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना, बच्चे बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा टेस्ट उनको आता है जो घर के खाने में नहीं आता। अब वो टेस्ट या तो अच्छी बात नहीं है या वो टेस्ट आर्टिफिशियल है।
अब मैं लोगों से मजाक मजाक में कहता भी हूँ कि अब ये हमारे टाइम में तो आसमान से खाना नहीं आता था, अब क्लाउड किचन से खाना आता है। और ये क्लाउड किचन रात के 2 बजे भी खुला रहता है। हाँ, वो रात में ही खुलते हैं ज्यादातर। हाँ, तो क्लाउड किचन से आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है क्लाउड किचन है कहाँ, कहाँ बन रहा है, कैसे कहाँ है ये क्लाउड किचन। ये तो किसी ने देखा ही नहीं, बच्चे ने। जानते सब हैं कि इट इज कमिंग फ्रॉम क्लाउड किचन। तो ये ऑनलाइन खाने का जो सिस्टम है, वो खाना कितना पुराना है, उसमें कितना ट्रांस फैट डाला गया है, कितना सफाई से बनाया गया है, और ये कब बना है जो रात के 2 बजे आ रहा है। आप कहते हैं 10 मिनट में हम सप्लाई कर लेते हैं, बन के रखा होगा पहले से तभी। तो ये मैं मजाक मजाक में कहता हूँ ना लोगों से, ये टोमेटो पोटैटो 30,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं लोग साल भर में। तो ये घर का जो अनुशासन था कहीं ना कहीं वो हमारा ख़त्म हो गया है। और ये हमारे छोटे बच्चों को समझने की बात है कि ये, और ये ऐसा नहीं है कि हमारा घर पे वो सब नहीं बन सकता। अब माँ बाप का भी इसमें थोड़ा सा रोल आता है कि अगर वो अपने बच्चों को पिज़्ज़ा घर पे बना के खिलाएं, पहले तो खुद बनाना सीखें, पास्ता घर पे बना के। अभी कोई कल मुझसे मेरा ट्रेनर ही कह रहा था कि मोमो में पता नहीं कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं, नॉन वेज मोमो में। तो ये बड़े एक न्यूज़ भी बनी थी, अच्छी बात नहीं है उसका बात करना। तो ये हमको जिस चीज़ का पता नहीं है हम क्या खा रहे हैं, उसका शायद हमें खाने का अधिकार नहीं है, लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझ रहे। अच्छा, उससे हो क्या रहा है, उससे उनको ओबेसिटी बढ़ रही है और बचपन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ एक टर्म अब यूज़ होती थी पहले भी, बहुत कम, अब ज़्यादा होने लगी है, जुवेनाइल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अच्छा, यानी यंग बच्चों की दिल की बीमारी, ये अलग विभाग बन गया है। ये अब बढ़ ही रहा है तो मोस्टली। हाँ, जो बढ़ रहा है ना वो पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। तो ये बहुत एक बड़ा चेंज आ रहा है, और शायद हमारे यहाँ कोविड के बाद ये और बढ़ा है। अब मैं सोचता हूँ, और बड़ी दुख की बात ये कि इस पे अलग से कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अवगत तो करा रहे हैं ना, लेकिन इसका सलूशन ढूंढना और ये क्यों हो रहा है, इसका बड़ा सवाल है, ये उसका जवाब ढूंढना ये हम लोगों का काम है। इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है कि देखिए कोविड के बाद लोगों में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि साहब टीके से हो रहे हैं। मैं तो क्लियरिफाई करता हूँ, भाई टीके से नहीं हो रहे। ये कोविड एक ऐसी लंबी बीमारी है, ये महामारी तो हमने कहा था इसको, लेकिन ये महामारी में ये आ की मात्रा कई सारी लगानी पड़ गई, इतनी, इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो लॉन्ग कोविड अभी हमारे यहाँ हमारी बॉडीज़ में कहीं ना कहीं घूम रहा है। और ये अभी भी 2024 के एंड में एक इटालियन साइंटिस्ट है एड्रियन, उनके ग्रुप ने 13 लोगों के पता लगाया था कि जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ है, उनमें भी एक तरह की एंटीबॉडीज़ बनी है। अच्छा। जो आईसीयू में गए हैं उनमें तो बनी है, जिन्होंने जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं नॉर्मल, उनमें तो बनी है, लेकिन 17 से 18% ऐसे लोग जिनको ना कोविड हुआ ना जो डॉक्टर के पास गए, उनके अंदर भी ये एंटीबॉडी पाई गई हैं, और उसका नाम है बाकायदा ADAMTS एंटीबॉडी। अच्छा। तो ये एंटीबॉडीज गड़बड़ करती हैं, वो उस लाइनिंग को ख़राब करने में जो एंडोथेलियल है, लंग्स को ख़राब करने में, ब्रेन की आर्टरीज को ख़राब करने में, और इसकी वजह से भी ये भी एक कारण है। और अब मैं एक ऐसा कारण बताने जा रहा हूँ जो हर घर की कहानी है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छा समझ के कर रहे हैं। वो है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। सेंधा नमक। तो आपको लगता है कि खाने में जो नमक, हाँ, ये नमक मैं जो देख रहा हूँ, मैं किसी पद्धति के उसमें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करते थे इस नमक से, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है इसमें सोडियम कम होता है, हाँ। और पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब समहाउ हमारी बॉडीज़ ज़्यादा पोटेशियम को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो लोगों में एक तो सोडियम की कमी और पोटेशियम की ज़्यादती, कहीं ना कहीं ये भी एरिथमियाज से रिलेटेड है। पोटेशियम एक ऐसा आयन है बॉडी का, तो वो एरिथमियाज से रिलेटेड है, तो इस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। I'm just giving a thought in the air for those to catch, those who want to work on this, कि
पोटेशियम हाई पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोविड एंटीबॉडीज़ की बात करी, ऐसे ही मैं पोटेशियम का जिक्र कर रहा हूँ। और ये मैं देख रहा हूँ कि मैंने तो एक मोहर बनवा ली है, सेंधा नमक का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इसके बहुत गुण बताए जाते रहे हैं। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सोशल आप मीडिया पे इतना क्यों वायरल मना है। कर रहे हैं सेंधा नमक को। तो मुझे जो कारण पता है हाँ। वो मैं उनको बता देता हूँ। और 90% लोगों को जो ये नमक खा रहे हैं, मैंने भी खाया था बहुत साल तक, तो मेरा भी सोडियम परसिस्टेंटली लो रहा था। तो सोडियम तो खैर माइनर चीज़ है, पोटेशियम का बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है हार्ट के लिए। तो इम्पोर्टेंट भी है पोटेशियम हार्ट के लिए। तो नॉर्मल पोटेशियम तो हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तो छोटा कारण है, लेकिन बड़े कारण तो हैं स्ट्रेस, खाना, स्मोकिंग और अल्कोहल भी है। अब हमें अल्कोहल का नाम भी यहाँ ले लेना चाहिए। अल्कोहल क्या कर रहा है कि हमारे लीवर को ख़राब कर रहा है। लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। इंटरकनेक्टेड है सब। हाँ, इंटरकनेक्टेड, मतलब इनकी जो कार्य की शैली है, वो क्षमता है, एक नेचुरल कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है। तो लीवर से हार्ट पे असर पड़ता है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ता है, किडनी से पोटेशियम पे असर पड़ता है। तो इसी तरह लंग्स ऑक्सीजन देते हैं, हार्ट पे असर पड़ता है अगर ऑक्सीजन कम हो। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं समराइज़ करने की। तो लोग आमतौर पे समझते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। हम तो रोज़ वॉक करने जाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अभी तो वॉक करते करते गिर रहे हैं ना लोग। तो सबसे पहले तो यही आप ही के आसपास हुआ था, वॉक करते करते कई एग्जीक्यूटिव्स गिर गए थे। अच्छे CEOs थे वो। आई हैव ए लिस्ट ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट पीपल, बट सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए था वलारमती काउंटडाउन, चंद्रयान की काउंटडाउन लेडी विक्सलन कोलैप्स से उनकी डेथ हुई। और कई फेमस प्लेयर जैसे डैमर हैमलिन है। हाँ, उसको इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि एक और फिनोमेना होती है दिल पे चोट। ये आपकी कविताओं में, शेर व शायरी में होती है दिल पे चोट लगी, लेकिन हमारे यहाँ दिल पे चोट लगने से कार्डियक अरेस्ट होता है, सडन जर्क ऑन द हार्ट इन ए फेज व्हेन हार्ट इज रिलैक्सिंग। तो डॉक्टर, जैसे आपने इतने सारे हमें फैक्टर्स बताए, उसमें आपने 2 चीज़ों की बात की जिसके बारे में लोगों को भी आई थिंक अवेयर होना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने कहा कि कोविड के बाद क्या सच में हार्ट अटैक के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है? तो इसका एक मेजर अगर कारण किसी को समझना हो तो वो क्या होगा? मेजर कारण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोविड के बाद हमने एक नया काम शुरू किया जो पहले नहीं होता था, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। अच्छा, उसमें हम बैठे तो बैठने से क्या होगा, रिवर्स ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन होगा। अब जैसे कुछ लोगों को कोविड हुआ, मुझे भी हुआ, मैंने भी स्टेरॉइड लिए थे, तो स्टेरॉइड भी उसका काम है। तो हमारे डॉक्टर अनूप मिश्रा ने इस पर रिसर्च भी की थी, 7% डायबिटीज़ बढ़ गई। अच्छा। और वो कोविड के बाद लोगों की वेट बढ़ गया। अब एक और चीज़ हुई, ब्रेन फॉग कहते हैं उसको। ब्रेन फॉग यानी दिमाग पर कोहरा पड़ गया। सब जैसे कभी होता है ना, आप सामने बैठी हैं और मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ। एक कॉमनली होता है कभी कभी, पेन रख के भूल गए, लैपटॉप रख के भूल गए। हाँ। तो वो इसको ज़्यादा होने को हम लोगों ने ब्रेन फॉग कहा कि ब्रेन का अपना जो अलर्टनेस थी, या आम भाषा में उसको ब्रेन का जो एक उत्साह था वो कम हो गया। जो एक स्पार्क था ब्रेन का वो कम हो गया। तो उससे भी हुआ, शुगर बढ़ गई लोगों की, वेट बढ़ गया, ब्रेन फॉग हो गया, और कुछ लोगों के बाल भी गिर गए। वो थोड़ा मतलब 200 चीज़ें हुई थी जो मेन जो है वो, उसमें ब्रेन फॉग, फटीग और ये सब, उसमें हार्ट की बीमारी भी बढ़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कोविड के जो थे हमारे लिए वो तोहफे हैं, गिफ्ट्स हैं कोविड के। जाते जाते कोविड जो मैं देखे गया है, बल्कि गया भी नहीं अभी, अगर हम सही कहें तो। अभी कुछ दिन पहले ही केसेस फिर से बढ़ने लगे। हाँ, बढ़े थे ना। कोविड रहेगा। कोविड एक ऐसा वायरस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अभी हमने कुछ नहीं समझा है उसको, जो बहुत थोड़ा सा समझा है, बर्फ़ के आइसबर्ग की तरह, टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह। उसका नौ हिस्सा अभी नीचे है पानी में। अच्छा। उसको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गड़बड़ हुआ है कोविड के बाद। तो ये सब कारण हैं, तो इसकी वजह से ये केसेस बढ़े हैं। पहले केसेस बढ़े हैं। अब अच्छा देखिए, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होती थी, पहले भी होती थी।
अभी शायद ये भी बढ़ेगी। उसमें कहीं ना कहीं मैं प्लास्टिक की बात भी कर लूँ कार्यक्रम में आपके, कई लोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जानने की चीज़ है। जो माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहे हैं उससे हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। कैंसर तो हो ही रहा है, वो तो सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ जीन्स पर असर कर रहे हैं। हाँ। उससे क्या डिफेक्ट्स हार्ट के बढ़ रहे हैं, क्या लंग्स के डिफेक्ट बढ़ रहे हैं, कैंसर तो बढ़ ही रहा है। तो इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये भी एक, अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स से बचना असंभव सा हो गया है, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा कि समुद्र भी पॉल्यूट हो गए। हाँ। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन समुद्र में चला गया है माइक्रो प्लास्टिक्स का। तो वहीं से तो सब आता है, वहीं से पानी भी आता है, वहीं से मछली भी आती है, वहीं से और कुछ भी आता है। अभी कोई व्हेल भी पकड़ाई गई थी जिसको मतलब जिनका जब बॉडी पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें से ज़्यादातर सिर्फ प्लास्टिक ही ब्रेन तक जा सकता है। हाँ। ये इसमें ख़ास बात ये है कि हमारे शरीर में जो कुदरत ने छन्नी बनाई है कि ब्रेन में न जाए खतरनाक चीज़, वहाँ तक जा सकता है, वहाँ उसको भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला जाता है। और इसके साथ साथ मुझे ये बात भी कर लेनी चाहिए, जो हम टेफ्लॉन कोटिंग बर्तनों में कर रहे हैं, वो भी एक जगह तरह से कहना चाहिए कि क़यामत से क़यामत तक ये ख़त्म ही नहीं होता। एक बार ये एग्जिस्ट कर गया, टेफ्लॉन वाली कोटिंग वाला जो सॉल्ट होता है उसमें थैलेट्स भी होते हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी ना। पहले हमने पीतल के बर्तनों में, पीतल, तांबा, कलई के बर्तन, लोहे के बर्तन। जी। तो ये अब माइक्रो प्लास्टिक, शायद आपका ग्लास प्लास्टिक का नहीं है, कहीं जाएंगे हम तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास मिलेगा। मैंने देखा इस कमरे में कोई प्लास्टिक बोतल भी नहीं है, अच्छी बात है। तो ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है प्लास्टिक। और इवन जो हमारी खाने की चीजें हैं वो भी प्लास्टिक में ही आ रही हैं। और वो उस पे आफत ये है कि अब वो कहते हैं माइक्रोवेव प्रूफ प्लास्टिक। तो और प्लास्टिक और ज्यादा घोलिए, माइक्रोवेव में रखिए, घोलिए। बिल्कुल। खाने भी जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो भी उसी तरह की चीजें में आ रहे हैं। इवन जो कप्स हैं जिसको हम गत्ते का सेफ कप समझ के उसमें चाय पी रहे हैं, उसमें भी प्लास्टिक कोटिंग है, क्योंकि वो पिघले नहीं गर्म चाय से। तो वो प्लास्टिक हर जगह से जा रहा है, कहीं ना कहीं से जा रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि वो पेपर कप है, लेकिन उसको फाड़िए तो प्लास्टिक ही निकलता है। अंदर कोटिंग जरूरी है, अदरवाइज वो फट जाएगा। गरम चाय से या किसी भी गरम चीज से वो तो तुरंत ही फट जाएगा। लेकिन अब प्लास्टिक पे आ गए हम लोग तो थोड़ा और नीचे गिरना पड़ेगा। मिलावट खानों में मिलावट, जो एडल्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे हो गया है। तो ये जो हमारे शरीर के, और इस पे कोई रिसर्च नहीं, बाहर की किताबों में एडल्ट्रेशन के चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि वो एडल्ट्रेशन होता ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है करेक्ट एडल्ट्रेशन करने की। क्यों कर रहे हो भाई? वो तो डंप करते हैं उस तेल को, इसको हम अच्छा समझ के खाते हैं, उसी को बार बार उसी तेल में गरम और वो जो समोसे की स्टोरी अब चली है, बड़ी मुझे ताज्जुब हुआ। अभी मेरे मेडिकल कॉलेज कानपुर में कॉन्फ्रेंस हुई कार्डियोलॉजी की, और उसमें मेरी एक फ्रेंड है वो कार्डियोलॉजिस्ट संजय त्यागी, उन्होंने बाकायदा उसमें एक पेपर प्रेजेंट किया समोसा पे। अच्छा। हाउ समोसा इज हार्मफुल। वो जो मेरा एक असिस्टेंट है वो मैं एक दिन बोल रहा था कहीं मीडिया में, तो मैंने कहा हम खाने को क्यों पकाते हैं? तो हम पका के उसको इतना पका देते हैं कि वो सुपर सैचुरेटेड फैट बन जाता है, जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। तो वो समोसा सुबह से शाम तक जिस तेल में पकता है उसमें कितना ट्रांस फैट पैदा होता है। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एडल्ट्रेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसको हम कह सकते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ इशारा किया है ओबेसिटी की तरफ, सही खान पान की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ तो बहुत पहले ही कर दिया था उन्होंने, आते ही इंटरनेशनल योगा डे बनवा दिया था। तो ये सब इसके प्रिवेंशन में मददगार हैं। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं जब प्रिवेंशन की बात, तो स्ट्रेस फ्री रहना, बहुत ज़रूरी है। योगा, व्यायाम करना, लैक ऑफ स्लीप को ठीक रखना, स्लीप अच्छा लेना। और आपने देखा होगा आजकल रेज बहुत बढ़ गया, जैसे रोड रेज, कार से कार टकरा गई, अच्छा उसमें करना कुछ नहीं है, ना पुलिस ने करना है ना दोनों कार वालों ने करना है, गुस्सा करना है बस। तो ये हार्ट के लिए नुकसानदेह। ये भी रोड रेज का भी इसमें मैंने मैंने अभी किसी टॉक में नहीं बोला, रोड रेज का पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया। तो गुस्सा करना भी हार्ट के लिए खराब है। गुस्सा करना वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो गया ना। और
ये लॉस ऑफ लाइफ्स को बहुत ज़्यादा एड ऑन हो रही हैं चीज़ें। पेशेंस भी कम हो गया स्ट्रेस से हार्ट अटैक हो गया और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पहले तो बड़े लोगों का काम होता था ये स्ट्रेस, तो अब तो बच्चों से शुरू हो रहा है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमको अपनी पुरानी जो वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग तख्ती पे लिखते थे, सुबह सवेरे उठो, व्यायाम करो, माँ बाप का आदर करो, सदा सच बोलो। उसमें ये भी लिखते थे कि समय का पालन करो। तो ये सब चीज़ें जो बचपन के संस्कार थे ना, वो कहीं मिस हो गए। तो हमें योगा व्यायाम, देखिए योगा जो है सब बहुत आसान है, टाइम नहीं है लोगों के पास। अच्छा, एक बात मैं और कहता हूँ लोगों से कि सब जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये जानते समय मानता कोई नहीं। आप डॉक्टर समोसे की बात करते हैं, सबको पता है समोसा खराब होता है। सबको पता है, लेकिन सामने आता है। मैं आपको बताऊं, अभी एक जगह हमने समोसा खाया, तो मैं आजकल कभी कभी पैच लगा लेता हूँ शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पैच कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उससे शुगर बढ़ी, एकदम से स्पाइक हुई। तो उसमें चूँकि आलू होता है, उसमें सारा कार्बोहाइड्रेट वो वाला होता है, घटिया वाला, जो वो सब चीज़ें एकदम से ब्लड में जाती हैं। अच्छा, कुछ ये भी हो गया ना, हम एक्सरसाइज छोड़ दिया है ना हमने जब से, तो हमारी शरीर की जो खाने को पचाने की शक्ति है वो भी कम हो गई, चली गई है, कम हो गई है। पहले हम लोग बचपन में खूब गाजर का हलवा घर में बनता था, वो खाते थे, मिठाई खाते थे, दूध जलेबी खाते थे, और जने क्या क्या खाते थे, सब हजम हो जाता था। ड्राई फ्रूट्स खूब खाते थे, सस्ते भी होते थे ड्राई फ्रूट्स। तो वो सब भाग दौड़ में, साइकिल चलाने में, जीना चढ़ने में, स्ट्रेस फ्री माहौल में रहने में, तो वो सब हजम हो जाता था। आजकल लोग खाते खाते सोचते हैं कि मैं कितना खा रहा हूँ, कितना खाऊं, और दिल मार के रह जाते हैं। अगर मैं सही कहूँ तो कल ही मैं एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में था, तो वहाँ एक डॉक्टर को, आयुर्वेदाचार्य को अवार्ड मिला था। जब खाना हो रहा था तो मैं देख रहा था ये क्या खाऊं, मैंने खैर लंच नहीं किया। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने 2 गुलाब जामुन ले लिए। अच्छा। और वो गुलाब जामुन उस 5 स्टार होटल में पहली बार मैंने देखा, वो रबड़ी के अंदर भी पड़े हुए थे। नया कॉन्सेप्ट, रबड़ी गुलाब जामुन। अब वो मैं फिर बैठा था, किसी से बात कर रहा था, वो इत्तेफाक से आ गई, मैंने उनको छेड़ दिया। मैंने कहा देखिए, आपके मियाँ जी को अवार्ड मिला है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और आपने 2 जो गुलाब जामुन क्यों खाए? अच्छा। हाँ, मैंने छेड़ा, मुझसे नहीं रहा गया ना। मैंने फिर मेरे साथ जो सीनियर बैठे थे जिनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जब तक मैं खुद व्यायाम नहीं करूंगा, मेरे ये कहने में कि तुम व्यायाम करो शक्ति नहीं आएगी। अनलेस वी प्रैक्टिस वी कैन नॉट प्रीच। तो ये जो चीज़ है ना, हमें भी वो करना है जो हम कहते हैं। अब हम डॉक्टर्स में से कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं, स्मोक भी करते हैं। तो अगर वो डॉक्टर मरीज के सामने स्मोकिंग कर रहा और प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहा है नो स्मोकिंग, वो प्रिस्क्रिप्शन जाके बाहर वो गया, वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा जो उपदेश है, सरमन है, उसमें जान लाने के लिए हमको उस पर खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो कहें वो करें। तो एक बुज़ुर्ग का किस्सा है ना, बचपन में सुना था कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे वो। तो एक फादर अपने बच्चे को लाया कि मीठा ज़्यादा खाता है, तो उन्होंने कहा आज नहीं, कल लेके आना। वो कल लाया, तो उन्होंने कहा मीठा मत खाया करो। तो उन्होंने कहा जी यही बात आपने कल क्यों नहीं बता दी? कहने कल तक मैं मीठा खाता था, आज से मैंने मीठा छोड़ने की तौबा कर लिया, इसलिए आज बता रहा हूँ। नाउ इट विल बी इफेक्टिव। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि हम जो खुद नहीं करते हैं, तो फिर हम दूसरों को जब कहेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब डॉक्टर खुद गलत खाना खा रहा है, वो मरीज, हमारे मरीज सब चीज़ देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब वॉच करते हैं। अब दे आर ब्रिलियंट, आई मस्ट से, दे शुड। तो वो जब तक डॉक्टर को नहीं देखेंगे वो चीज़ फॉलो करते हैं। हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। शायद इतना ही काफ़ी है कि हम जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए, उसी में जान होगी, उसी में फिर वो पॉजिटिविटी होगी। बल्कि अगर अच्छे शब्दों में कहूँ, उसमें आत्मा होगी, रूहानियत होगी, तो वो इफेक्टिव होगी बात।
तो अब ये दवाई ववाई प्रिवेंशन ये तो देखो सबको पता है। कोलेस्ट्रॉल तो आजकल मरीज आके हमें बताता है जी मेरी रिपोर्ट देख लो, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो दवा भी शायद केमिस्ट से पूछ के ले लेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल कम कराना हमारी ड्यूटी है। उसको ये बताना कि तुम क्या अच्छा खाओ, ये हमारी ड्यूटी है। उसको ये बताना कितना खाओ, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइन लाइन है। हम अब आजकल ये भी मत खाओ वो भी मत खाओ, तो मरीज कहता है फिर मैं क्या खाऊं, जीवन ही नहीं जी पाऊंगा। हाँ, तो हमें डिसिप्लिन्ड एक खाना, पहले एक चौथे क्लास से शुरू हो जाता था संतुलित आहार का पाठ, और वो ग्रेजुएशन तक जाता था। फिर उसका कंपोनेंट्स एम्पलीफाई हो जाता, वो संतुलित आहार इज मिसिंग। तो ये हमको अपने खाने पे ध्यान देना है, कितना खाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वजह इसके कि ये ना खाओ वो ना खाओ। अब भाई आम का सीज़न है, तो अगर आप आम नहीं खाएंगे तो श्रापित हो जाऊंगा मैं। अगर मैं मरीज से कह दूँ आम ना खाओ और उसका आम का बाग है, तो वो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और डॉक्टर के पास चले। तो आप उससे ये कहिए कि आम कितना खाओ, और जब आम खाओ तो 1 चपाती कम खाओ, 2 चपाती कम खाओ, और आम से पेट भर लो। पोर्शन कंट्रोल। हाँ, फिर उस पोर्शन का साइज वो भी मैटर करता है। वो मैटर करता है। तो मैंने अभी आप ही के ग्रुप के एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैबिटेट सेंटर में एक दिन खाना हो रहा था, और मुझे अगले दिन ओबेसिटी पे बोलना था। तो मैंने सब लोगों की प्लेट्स में देख रहा था, तो उनकी प्लेट की फ़ोटो ली। अच्छा। और बाद में उन्हें बताया कि मैं फ़ोटो क्यों ले रहा हूँ, उनकी इजाज़त से भी ली। तो फिर वो फ़ोटो पावर पॉइंट में मैंने बगैर बताया कि किसकी है दिखाई भी। वो बाकी सब लोगों की प्लेटें भरी हुई, वो इस लायक भी नहीं है कि उसको देखा जाए, इतना ज़्यादा खाना हम ले लेते हैं। हाँ। तो ये पोर्शन का जो आपने शब्द यूज़ किया, उस पर मुझे याद आया कि पोर्शन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। अच्छा, मैं एक बात और कह दूँ, क्या अगर आपके घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है, जैसे छोले भटूरे बने हैं, तो आप थोड़ा खाइए, अगले दिन के लिए रख लीजिए, अर्न योर मील फॉर द नेक्स्ट डे, फिर खा लो भैया। एक ही दिन में ज़्यादा मत। हाँ, पोर्शन तो डिसिप्लिन रखो ना। तो ये जो है थोड़ा सा इसमें ज़रा सा अनुशासन है, बाकी कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ बनी है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं लोगों से कहता हूँ मजाक में उनको चिढ़ाने के लिए, ठूसो मत उसको, खाओ। खाना का मतलब खाओ, ठूसने का मतलब ओवर ईटिंग, जिसको हम कहते हैं ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग करना अच्छी बात नहीं है। और बच्चों में पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं ज़्यादा, कभी तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का लेकिन ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाले वाली हाँ चीज़ें। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। अच्छा, हाँ, ये कैसे? जो कैसे स्मोकिंग छोड़ दो, प्रिवेंटेबल हो गई, गलत खाना छोड़ दो, प्रिवेंटेबल हो गई, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रख लो, प्रिवेंटेबल हो गई, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लो, प्रिवेंटेबल हो गई, वेट कंट्रोल कर लो, प्रिवेंटेबल हो गई। हाँ, वो तो ये तो वो चीज़ें हैं ना प्रिवेंटेबल पॉइंट। फिर कैसे करेंगे, तो इसका आगे फिर ये कि भाई पहले सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहो, योगा करो, व्यायाम करो, और अच्छी चीज़ें पढ़ो, बजाय ये सब देखने के। अभी मैं आते आते देख रहा था कि वो ऐड था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें 16 वो थे शॉर्ट चैप्टर्स। तो वो ऐड वाला बंदा ये कह रहा था, भैया सोशल मीडिया पे अपना समय मत बर्बाद करो, मेरे 16 दिन में 7 मिनट रोज़ ये 16 चैप्टर पढ़ लो और तुम इससे ज़्यादा निपुण हो जाओगे, जो तुम नॉर्मल चीज़ से नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, ऐसी हम भी सीख सकते हैं। अब एक्सरसाइज का जहाँ तक सवाल है, सबसे कॉमन जवाब होता है जी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह 9 बजे से अपना दिन शुरू करता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, क्लिनिक करता हूँ, रात को 8 बजे तक करता हूँ। मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता लगभग 30-35 मिनट का है, तो मैं 8:30 बजे थक आ रहा जाता था। बीच में मेरी एक्सरसाइज छूट गई थी, कोविड मुझे भी हुआ था। तो मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये 8:30 से जो 9:30 का समय है ना, मैं थोड़ा सा जाके रिलैक्स करता हूँ, उसको मैं एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दूँ। तो अब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ उस 1 घंटे में। तो समय तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। और इसकी मिसाल भी हमारे बड़े ऐसे देते थे कि 3rd क्लास का कंपार्टमेंट है, स्टेशन पे गाड़ी जा रही है और भरा हुआ है खचाखच, और खिड़की से एक आदमी दोस्त दिखाई देता है और अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो दोस्त को खिड़की से ही कूदा के अंदर ले लेता है और फिर धीरे धीरे
जगह बनती जाती है। तो ऐसे ही हमें अपने रूटीन में जगह बनानी पड़ेगी एक्सरसाइज की। स्मोकिंग देखिए छोड़ना ये सब विल का काम है, यू हैव टू हैव पॉजिटिव विल। स्मोकिंग छोड़ना ऐसे ही होता है कि हमने सडनली स्मोकिंग क्विट कोल्ड टर्की मेथड से छोड़ी। और स्मोकिंग आजकल मैं क्या बताऊँ, ये अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, अगर आप डालना चाहेंगी डाल दीजिए। परसों मैं एक बहुत फेमस मॉल में गया, तो पहले जब मैं मॉल्स वगैरह ऐसी जगह जाता था तो लड़का लड़की साथ घूमते मिलते थे। उस दिन अजीब इत्तेफाक था कि मॉल के गेट पे लड़कियों के ही तो 3 ग्रुप, लड़के नहीं थे। तो मैंने घर आके बहुत सोचा, मैंने कि ये लड़के क्यों नहीं साथ में। तो ये स्मोकिंग जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, तो ऐसे लड़कों को लड़कियाँ भी नहीं पसंद करती। तो मैं जो कपल्स आते हैं ऐसे, तो मैं उनको छेड़ता भी हूँ, मैंने कहा ये छुड़वा सकती है तुम्हारी स्मोकिंग, तो तुम्हारे साथ आइए। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। हम किसी के भी कहने से छोड़ो भाई, स्मोकिंग छोड़ना है बस। हाँ बिल्कुल। और अच्छा खाना खाना है, साफ सुथरा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, ट्रांस फैट नहीं खाना है, ये सब चीज़ें पता है लोगों को। लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसकी जगह हम अपनी दिनचर्या में कैसे बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। योग, व्यायाम, वो सब चीज़ें भी लोगों को पता है। अब तो इतना प्रचार होता है इंटरनेशनल योग दिवस पे। मैं तो कहता हूँ हर दिवस ही इंटरनेशनल योग दिवस है आपके लिए। जब डेली एक्सरसाइज करनी है तो एवरी डे इज ए योगा डे। बिल्कुल। अब फिर ये खाने की हो गई, वेट की भी देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, अभी ये बहुत मॉडर्न कुछ वेट रिडक्शन के लिए मेडिसिन आई हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ देम, दे डोंट रिड्यूस योर फैट, दे रिड्यूस योर मसल। हाँ, तो थोड़ा डॉक्टर की सलाह से। अच्छा, उसमें उन्होंने कह भी दिया है साथ साथ, देखिए कितनी अच्छी बात की है, और हम लोग अच्छी बात छोड़ देते। उन्होंने कहा है कि ये दवाई आप जब यूज़ करिए जब आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि आपका मसल लॉस ना हो, फैट लॉस हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब वेट लॉस, जैसे मैं तो लोगों से ये कहता हूँ, भैया एक दिन में 10 ग्राम वज़न बढ़ा तो एक महीने में 300 ग्राम बढ़ गया, एक साल में 3600 ग्राम बढ़ गया, 3 किलो 600 ग्राम, 10 साल में 36 किलो बढ़ गया। और वो 10 ग्राम ऐसे ही बढ़ जाता है थोड़ा सा ज़्यादा खाने से। तो एक दिन में तो ना बढ़ता है ना एक दिन में घटेगा। तो इट्स ए कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। अब आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पूछा था ना, क्या करें। हमको सडन कार्डियक डेथ से लड़ने के लिए अपने बच्चों का चेकअप करना है जब वो कॉलेज जाएं। इसके लिए हमने काम भी किया है, गंगाराम हॉस्पिटल में भी हमने 2-3 बार सेमिनार्स किए हैं, काम हुआ है। और हमने एक नई टर्म भी निकाली, हमारे मेरठ के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने, कि लाइपिड पासपोर्ट। जैसे मेरी गाड़ी को अंदर आने के लिए आपके सिक्योरिटी को उसका नंबर चाहिए, तो जब हम कॉलेज में बच्चों को ले जाते हैं तो कॉलेज के पास इसका डाटा क्यों नहीं होता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल 400 है, ये बच्चा रिस्क है, इस बच्चे की लाइफ खतरे में है, हेल्थ डेटा। तो उस समय एक हेल्थ चेक क्यों नहीं होता। लाइपिड पासपोर्ट, सब चीज़ चेक हो रही है, मार्कशीट चेक हो रही है, सब चीज़ चेक हो रही है। तो एक जनरल एक चेकअप भी हो जाए, बच्चे का ECG हो जाए। अभी कल मुझे एक साहब मिले, वो कहने लगे मेरा हार्ट में होल था और मेरे 46 साल की उम्र में मैंने ऑपरेशन कराया, दिल में छेद। हाँ, और वो ही सर्वाइव्ड टिल द एज ऑफ 45, पता ही नहीं लगा। फिर वो बता रहे थे कि कैसे डिटेक्ट हुआ और ऑपरेशन हुआ। तो कुछ बीमारियां बाई बर्थ ऐसी भी होती हैं जो हम अगर एग्जामिन करें मरीज को तो वो डिटेक्ट हो जाती हैं। अब एग्जामिन करने की बात भी चूँकि यहाँ आ गई है, तो मैं अपने भाइयों से भी यही कहता हूँ कि भैया सबसे पहले तो मरीज़ की हिस्ट्री ले लो। टाइम कम होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी वो जो कहना चाह रहे हैं उसको सुन लो, उसमें सारी चीज़ डायग्नोसिस काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो मरीज़ को एग्जामिन अगर हमने नहीं किया तो हम शायद कुछ मिस कर देंगे। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल जो आपने पॉइंट आउट किया था। तो हमको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जाना है, व्यायाम को हमें दोबारा से पुनर्जीवित करना है, और स्मोकिंग की हमने कह ही दिया कैसे रोकना है, अच्छे खाने की भी बात कर ली, वेट की भी बात कर ली, स्ट्रेस की भी बात कर ली। इसमें डॉक्टर जो दवाइयाँ खाते हैं लोग ओवर द काउंटर जा करके, इसका भी कुछ रोल है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं? कौन सी दवाइयाँ? मोटापा कम करने की? मोटापा कम करने की, या फिर जैसे किसी को हेडेक हुआ तो जाके खुद से कोई दवाई ली, पेट दर्द हो गया। अब वो हेडेक हार्ट के पेन का हिस्सा अगर है और आपने क्रोसिन खा ली, उसमें कोई और दवा खा ली, तो वो उससे नहीं ठीक होगा। तो ये डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हम लोग भी गलती करते हैं, कभी कभी गैस समझ के हार्ट के पेन को हम लोग मिस करते हैं। तो ये भी कॉमन मिस्टेक है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया।
तो पेन को रिलीव करने की दवाई अलग है और हार्ट के पेन को रिलीव करने की दवाई अलग है। वेज़ोडाइलेटर्स हैं वो, और ब्लड थिनर्स हैं, और अब अच्छी दवाई आ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी बहुत अच्छी दवाई आ गई है। और हाँ, फैटी लीवर की भी बात कर लेनी चाहिए इस प्रोग्राम में। फैटी लीवर भी एक बड़ा डिज़ास्टर है, और आपको पता ही है कि देखिए हमारे इंडिया में कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जैसे दिल्ली में तो बहुत अच्छा है, लीवर का ख़ास हॉस्पिटल है, और हमारे कुलीग जो हैं सरीन साहब, वो बहुत अच्छे से इसको बताते हैं। और उनके को इसलिए मैंने उनका जिक्र किया कि जो कंट्रोवर्सी है कि दिल के लिए अल्कोहल अच्छा है या नहीं, तो वॉटेवर रिलैक्सेशन कार्डियोलॉजिस्ट गिव, डॉक्टर सरीन नहीं देते हैं। वो कहते हैं अल्कोहल अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। कि देखिए जहर कितना भी हो, जहर तो जहर ही है। अब और मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात बताता हूँ लोगों को, क्योंकि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शक्कर खाते हैं, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पेट में जाके इथाइल अल्कोहल बनता है। अच्छा। हाँ, तो एक हंसी अगर नहीं, दारू की भट्टी कुदरत ने रखी है पेट में ऑलरेडी। हाँ, तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, लोग फिर भी तो बाहर से लेते हैं। हाँ, ये गलत हो गया। और अल्कोहल कहाँ रुकना है उसमें ये नहीं होता है, तो हम ज़्यादा लेते जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, फिर सुसाइड हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, उसमें भी तो बहुत उसके एक्सट्रीम्स बहुत खतरनाक हैं। अब ड्रग्स भी जो है वो भी, ये चूँकि आम एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी हैं चीज़ें, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो नहीं तो हमें तो ड्रग एडिक्शन एक चैप्टर की तरह पढ़ा दिया गया था। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं हमारे समाज में, जो हमारे कल के बच्चे हैं, जो कल का भारत है, वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा अतिशयोक्ति है कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी प्रोफेसर आई थी, जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गया था, मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो घर पे रही भी थी, तो उन्होंने एक दिन यही कहा बच्चों को बिठा के कि देखो, जो तुम्हारी अच्छी चीज़ें हैं वो तो हम ले रहे हैं, और जो हमारी ख़राब चीज़ें हैं वो तुम ले रहे हो, यानी यंग जनरेशन आज की ले रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, बात अच्छी बात है, इसको सुना जाए, बार बार कहा जाए, बार बार किया जाए। और सबसे अच्छा तो ये है कि हमें डिसिप्लिन रखना है। वही कहीं आ जाता हूँ कि भाई सारी चीज़ स्ट्रेस से शुरू होती है, और इसका जो निवारण है वो खाने से और सही सोने से, योगा से, एक्सरसाइज से। सो स्ट्रेस काउंटर्ड बाय व्यायाम, एक्सरसाइज। यही आज की बात का अगर दो टैग वर्ड्स लें या टैग लाइन बोले तो ये यही निकलेगा पूरी बातचीत का, कि हमको स्ट्रेस को ख़त्म करना है। और स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो हमारे टॉपिक है उसका भी सबसे बड़ा कारण है सडन कार्डियक डेथ्स का। और ये जितनी भी चीज़ें बॉडी में, शुगर का बढ़ना, प्लाक का टूटना, सडन हार्ट अटैक होना, एरिथमिया का होना, ये सब चीज़ें स्ट्रेस से रिलेट की जा सकती हैं बहुत आसानी से। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छा खान पान अपनाइए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, स्पिरिचुअली पॉजिटिव रहिए, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, दूसरे के लिए अच्छा सोचिए। तो ये भी हार्ट अटैक के इलाज का एक प्रिस्क्रिप्शन है, जो मैंने तो खैर प्रिस्क्रिप्शन पे टाइप कर रखा है, स्टे पॉजिटिव। तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है इन दो शब्दों का। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कम से कम दिल की बीमारियों का खतरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने विस्तार से और इतने अच्छे और सरल भाषा में लोगों को बताया कि एग्जैक्ट दिल की बीमारियों का कारण क्या है, कैसे बचाया जा सकता है उससे। आपने हमें फुल बॉडी में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें दिल की बीमारियों की तरफ बढ़ा रही हैं उसके बारे में भी बताया। तो आई होप इस सेशन में हमारे साथ जुड़कर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके समूह को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने ये शुरू किया है सिलसिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।